नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। अगर कोई किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ा हो जाए तो क्या उस पर लगे हर आरोप को भूल जाए, उसकी जांच नहीं कराई जाए? यह कैसा कुतर्क है? और यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि अनुराग कश्यप की कंपनी पर टैक्स चोरी का आरोप है। खबर है कि इनकी कंपनी फैंटम फिल्म्स ने जो पैसा कमाया उसकी सही जानकारी नहीं दी। इस कंपनी से जुड़े कई और लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने जांच शुरू कर दी। अभिनेत्री तापसी पन्नू की जांच भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू कई मुद्दों पर सरकार का विरोध कर चुके हैं। किसान मोर्चा भी इनके समर्थन में कूद चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि हमारी मांग को मानने की जगह सरकार किसान और उनका समर्थन करने वालों को प्रताड़ित कर रही है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में मुहावरा युद्ध भी हो गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि इनकम टैक्स विभाग की जांच हमेशा किसी जानकारी के आधार पर ही होती है और अभी तो सिर्फ जांच हो रही है। अगर कुछ गलत पाया गया तो एक्शन होगा, लेकिन किसानों के समर्थन कर देने से आपको जांच से छूट का लाइसेंस क्या मिल जाता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आंदोलन के नाम पर आज आर पार इसी पर। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोग इनकम टैक्स विभाग के रडार पर हैं। आरोप है कि अनुराग कश्यप की फैंटम फिल्म्स नाम की कंपनी ने टैक्स की चोरी की। फैंटम फिल्म्स ने जो पैसा कमाया उसकी सही जानकारी नहीं दी गई। आयकर विभाग के मुताबिक अनुराग कश्यप, विकास बहल, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना ने मिलकर फैंटम फिल्म्स कंपनी बनाई थी और 2018 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। अब इनकम टैक्स विभाग के एक्शन पर सियासत शुरू हो गई है। इसे सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, इसलिए कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ ये करती है। भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल के इस ट्वीट का जवाब भी मुहावरों से ही दिया। राहुल गांधी, इन मुहावरों को याद कीजिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया की आजादी पर ज्ञान देना, उंगली पर गिने जा सकना। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति, रंगा सियार। सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेक्युलरिज्म का ढोंग करती एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र पढ़ा रही। तो इस देश में मोदी राज में सच बोलने की सजा ये मिल रही है, उनकी आवाज दबाने के लिए और पूरे फिल्म इंडस्ट्री में अन्य जगहों पर एक मैसेज देने का कि चुप रहो या मेरे साथ रहो या चुप रहो। उधर संयुक्त किसान मोर्चा भी इन सितारों के समर्थन में कूद चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है, किसानों की उचित मांग को मानने की जगह सरकार किसान और उनका समर्थन कर रहे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, बहुत दिन हो गए इस आंदोलन को, ना केंद्र की सरकार समझा पा रही है, ना आप समझा पा रहे हैं। 11 वार्ता हो चुकी है। किसान आंदोलन भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके, जो लोग हर क्षेत्र में फेल हो चुके थे, फ्लॉप हो चुके थे, इनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा, उन तत्वों के द्वारा इस मामले में गुमराह, जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, वे लोग अपना निशाना साधने का कार्य कर रहे हैं। प्रधान इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हमेशा किसी न किसी जानकारी के आधार पर होती है। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा हो तो उसके खिलाफ कोई जांच भी न की जाए। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का, वो विश्लेषण जो समझाएगा, बताएगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। आइए सरल भाषा में समझते हैं
कि यह पूरा विश्लेषण क्या है। तब हुआ तो सही, अब हुआ तो बदला। मैं आपको बताना चाहता हूं, साल 2000 था, रानी मुखर्जी पर आईटी विभाग की, आयकर विभाग जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसकी जांच हुई थी। सलमान खान की भी साल 2000 में जांच हुई थी। 2009 में अमिताभ बच्चन की जांच हुई थी। 2011 में प्रियंका चोपड़ा की जांच हुई थी। 2012 में संजय दत्त की जांच हुई थी। 2009, 2011, 2012 कांग्रेस की सरकारें थी। क्या गलत हुआ था? मैं बढ़ता हूं आगे। यह राजनीतिक बदला नहीं है क्या? साल 2020 में कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर, क्योंकि यह लगातार शिवसेना के खिलाफ बोल रही थी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रही थी। साल 2021 में, इसी साल की बात है, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर के ट्वीट्स पर जांच की बात, सचिन तेंदुलकर के भी ट्वीट्स पर जांच की बात। क्या यह सही बात है? मैं बढ़ता हूं आगे। साल 2021 महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने बोला कि अमिताभ अक्षय की फिल्में यहां हम नहीं बनने देंगे। यह राजनीतिक बदला नहीं है। उन्होंने बोला यह महंगाई पर ट्वीट नहीं कर रहे, यानी अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पे दबाव बनाया जा रहा था, आप महंगाई पे ट्वीट करिए, नहीं तो आपसे बदला लिया जाएगा, आपकी फिल्में पे यहां पर काम नहीं करने दिया जाएगा। और अब मैं आपको आखिर में 2 तस्वीरें दिखाता हूं, और ये 2 तस्वीरें हैं तापसी पन्नू की। अच्छी एक्टर है, अच्छे अदाकार है। ये अनुराग कश्यप है, जिन पे यौन उत्पीड़न का आरोप भी लग चुका है। अच्छे डायरेक्टर है वैसे, लेकिन ये कानून से ऊपर है क्या? और जहां तक बात होती है कि क्योंकि ये किसान आंदोलन में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, इसलिए इन पे कार्रवाई हो रही है। पिछले 6.5 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को हो चुके हैं। पिछले 6.5 साल में कौन सा मुद्दा है जिस मुद्दे पर इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार का साथ दिया है, तो गिन के कोई बता दे। इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी खबर है, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं, इस समय की बड़ी खबर है, आईटी रेट पर बहुत बड़ी खबर है। और यह बड़ी खबर यह है कि 350 करोड़ की गड़बड़ी का शक है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अनुराग तापसी पन्नू की जो जांच हुई है उसमें यह खुलासा हो रहा है 350 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। यानी वो 350 करोड़ रुपए कहां से आए? तापसी ने 5 करोड़ रुपए भी कैश में लिए, यह भी खबर आ रही है। आईटी रेट पर बहुत बड़ी खबर है, यह समय की बड़ी जानकारी है। 350 करोड़ की गड़बड़ी का शक है। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मणिपुर के प्रभारी। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, वर्किंग प्रेसिडेंट मुंबई कांग्रेस के, और कांग्रेस के सीनियर लीडर्स में से एक है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं। आज इनके लिए खुशी का दिन है, ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं केरल से। हालांकि विधानसभा चुनाव में दिल्ली में इनकी काफी बुरी हार हो गई थी। मेरे साथ जुड़ रहे एक और मैन, एक और शख्स में से पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता। मेरे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो भी किसान नेता हैं। आप दोनों का भी अभिनंदन है। लेकिन मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत चरण सिंह सापरा आपसे करता हूं। राहुल गांधी जी बड़े मुहावरे पढ़ रहे हैं, और तापसी पन्नू के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी की मैं कहूं या फिर पूरी विपक्ष की कहूं तो बहुत आहा निकल रही है। और मुझे तो हम दिल जीत चुके का सनम का एक गाना भी याद आ रहा है इस समय पर। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग बोल रहे थे, ये लोग जो हैं ये किसान आंदोलन के पक्ष में बोल रहे थे, इन पे कार्रवाई हो रही थी। मुझे 6.5-7 साल का हिसाब किताब बता दीजिए, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने नरेंद्र मोदी की कौन से साल में कौन सी तारीख में तारीफ करी होगी किसी भी काम को लेकर? अगर कोई करी है तो बता दीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि 6.5 साल तक वो तारीफ कर रहे थे, अचानक उन्होंने बुराई करी तो उन पे आईटी रेड करा दी। 6.5 साल में उन्होंने तारीफ करी? कभी करी नहीं। अब साल 2009 में भी अमिताभ बच्चन के यहां आईटी रेड हुई थी, कहते हैं उनके गांधी परिवार से रिश्ते खराब हैं, तो क्या वो बदला था? प्रियंका चोपड़ा पे भी रेड हुई थी 2011 में, आप तो मुंबई में थे तब, क्या वो बदला था? 2012 में संजय दत्त के घर रेड हुई थी, क्या वो बदला था? अपनी एजेंसियां काम करती हैं सापरा जी। देखिए अमीश जी, मैं भी इसकी शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये एको आ रही है, एको निकाल दीजिए जरा। जी जी जी। देखिए जिस तरह से हम पिछले दिनों से देख रहे हैं, या पिछले 6 सालों का भी मैं अगर आपको बात करूं कि किस तरह से जो रेड हुई, चाहे वो सारे विपक्षी नेताओं का मैं नाम ले सकता हूं,
पी चिदम्बरम ले लो, अखिलेश यादव ले लीजिए, मायावती ले लीजिए, या इसी तरह से और भी नेता हैं, हुड्डा जी हैं, या इस तरह से और तमाम सारी पार्टियों के नेता। हमेशा यही देखा गया है कि विपक्षी नेताओं को ये जो अग्रिम संगठन है आईटी, ईडी या सीबीआई, ये हमेशा विपक्षी नेताओं को ही काउंटर करते हैं। और जिस तरह से तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप, इनके ऊपर जो ये आईटी की रेड हुई है, इससे शरेआम नजर आता है कि भाई ये कहीं ना कहीं उससे वो खिलाफ बोल रहे थे, इसीलिए उनको दबाने की कोशिश कर रही है। मैंने तो आपसे शुरू में सवाल पूछा, मैंने तो आपसे शुरू में सवाल पूछा कि आप मुझे बताइए कि कब तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप ने नरेंद्र मोदी की सरकार की तारीफ करी पिछले 6.5 साल के अंदर? ये तो बुराई कर रहे हैं 6.5 साल के अंदर, लेकिन अगर अकाउंट्स में गड़बड़ होगी, 350 करोड़ रुपए का मामला होगा, 5 करोड़ रुपए कैश लेने का मामला होगा, तो जांच नहीं होनी चाहिए? आप कैश के साथ खड़े हैं। देखिए, ये 350 करोड़ की बात जो आप कह रहे हैं, ये भी सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसे तो 1,76,000 करोड़ का भी वो 2G 3G का मामला था, क्या निकला उसमें से? कोयला घोटाला था, क्या निकला उसमें से? तो उसका तापसी पन्नू से क्या लेना देना कोयला घोटाले का या 2G मामले का? करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हुई थी ना, सुशांत सिंह घोटाले का और कोयला स्कैम का तापसी पन्नू से क्या लेना देना है? की बात हुई थी ना, तापसी पन्नू कोई स्कैमस्टर नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह के केस में आज क्या निकला है? नहीं, सुशांत सिंह के केस में क्या निकला बताइए ना। मीडिया को कहा, जैसे आज 350 करोड़ कहा जा रहा है, इसी तरह से 1,76,000 करोड़ कहा गया था, इसी तरह से सुशांत सिंह के केस में कहा गया था। तो क्या निकला उसमें से? ये मात्र चरित्र हनन करने का प्रयास है। ये तो निकल क्या है? ये आईटी रेड में निकल क्या है? चाहते हैं दबाव 5 करोड़ का कैश और 350 करोड़ निकल क्या है आईटी रेड में? आप तो कहते थे चिदम्बरम के मामले में क्या निकल के आएगा? चिदम्बरम साहब को कानून नहीं जेल में भेजा और कानून नहीं बेल दी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, मैंने तो आपको कितने नाम गिनाए। मैं तो ये भी बता रहा हूं कि ये सीबीआई का वापर जो है क्लीन चिट देने के लिए भी करते हैं। जैसे बीएस येडियुरप्पा को क्लीन चिट दी इन्होंने, रेड्डी ब्रदर्स को क्लीन चिट दी इन्होंने, पोखरियाल जी को इन्होंने क्लीन चिट दी। उसी तरह से इन्होंने व्यापम घोटाले वाले अपने शिवराज सिंह चौहान को, या फिर लुई बर्जर केस वाले हेमंता बिस्वा शर्मा को, नारायण राणे को, तमाम सारे अपने लोगों को ये क्लीन चिट देते हैं। और ये कमल डिटर्जेंट में धोकर के निकाल लेते हैं। समझ में नहीं आ रही है आप अनुराग कश्यप, जो कि जिसपे यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगा, तापसी पन्नू जिस पर इस समय कई आईटी रेड हुई है, आप उनका कंपैरिजन अपने नेताओं के साथ क्यों कर रहे हैं? आप चिदम्बरम साहब के साथ उनको खड़ा कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है चिदम्बरम साहब के साथ नाइंसाफी है? बहरहाल ये आपकी मर्जी है, आपको जैसा करना है आप करिए। मेरे साथ संबित पात्रा है। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। इन्होंने बोला कि ये इनका वक्त है, लेकिन हमारा भी वक्त आएगा। ठीक है सर, करते हैं ये बता रहे हैं सापरा साहब। संबित पात्रा, चरण सिंह सापरा को आपने सुना, ने बोला ये इनका वक्त है लेकिन हमारा भी वक्त आएगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज तो एक फ्रीडम इंडेक्स भी आया है जिसको लेकर बड़ा हल्ला हुआ है देश के अंदर, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी मुहावरों के जरिए आपको आईना दिखा रहे हैं? राहुल गांधी तो पहले आईना खुद देख लें, बाद में आईना दिखाने का काम करें। और आपने अभी पूछा कि मेरे भाई सापरा जी ने कहा कि हमारा भी वक्त आएगा। आप रिवाइंड करके देखिए, ठीक उसी समय उन्होंने कहा इको आ रहा है, इको आ रहा, आएगा नहीं, खाली आए। आपका वक्त, अमीश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आराम से हमारा दौर आएगा। अमीश भाई मैं चुप ही रहता हूं। ठीक है सापरा जी, सापरा जी, अमीश भाई मैं एक ही बात है, आपने अपनी बात को रखा। आपकी बारी, संबित पात्रा जी चुप थे और आप तो सीनियर आदमी है और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं करेंगे। बोलिए आप अपनी बात। तो ठीक जिस समय इनका दौर आने वाला था उसी समय इको आ गया। दौर आएगा, आया नहीं, खाली इको आ गया। तीसरी बात, इन्होंने, मुझे तो आश्चर्य हुआ, इन्होंने कंपैरिजन किया कि विपक्षी नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। ये अनुराग कश्यप, ये तापसी पन्नू कब से विपक्षी नेता हो गए आप बताइए? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, कुछ दिनों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रिहाना विपक्षी नेता, मियां खलीफा विपक्षी नेता, अनुराग कश्यप विपक्षी नेता, पन्नू जी जिनके हम भी फैन हैं वो विपक्षी नेता। आप बताइए ये विपक्षी नेता कैसे हो गए?
तीसरी बात है, अगर इन लेफ्टिस्ट लिबरल का हिसाब किताब चलता तो इस देश में उमर खालिद को भी जेल नहीं होना चाहिए था, याकूब मेमन को तो फांसी होनी ही नहीं चाहिए थी, ये लोग तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में फांसी मत दो। अफजल गुरु तो बहुत महान है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिंदा हैं, उसके लिए ये सारे लोग शर्मिंदा थे। तो वारावारा राव को भी जेल नहीं होना चाहिए था, किसी को जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग मोदी के दुश्मन हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, इनका जेल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं अभी आपके कैमरामैन को कहूंगा ये दिखाया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने सुबह से फ्रीडम हाउस का जो रिपोर्ट आया है यूएस में, उसका हवाला दिया हुआ है कि हमारी फ्रीडम कम हो गई है। आप दिखाइए, ये ट्वीट है फ्रीडम हाउस का, अभी से 21 घंटे पहले फ्रीडम हाउस ने ट्वीट किया, और ये हिंदुस्तान का मैप है जो फ्रीडम हाउस ने डाला है। आप इसको दिखाइए पूरे हिंदुस्तान को। फ्रीडम हाउस ने जो हिंदुस्तान का मैप डाला है उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख इत्यादि को काट दिया है। आप यहां देख सकते हैं, ये मैप फ्रीडम हाउस ने डाला है। मुझे आश्चर्य होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जैसे नेता इस मैप को सपोर्ट कर रहे हैं। ये फ्रीडम हाउस वही ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती है कि भारत दावा छोड़ दे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर। ये वही फ्रीडम हाउस है जो कहती है पाकिस्तान असली मालिक है जम्मू कश्मीर का। और राहुल गांधी, धिक्कार है आप पे, आप अपने दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं। आप चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को दे दे, उसका रेफरेंस आप लोग दे रहे हैं। शर्मनाक है। मोदी से दुश्मनी है, मोदी से दुश्मनी निभाइए। मोदी जी से दुश्मनी करते करते हिंदुस्तान के दुश्मन बन बैठे हैं आप लोग। सापरा साहब, जब आपके महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने बोला था कि इनकी जांच होनी चाहिए ट्वीट्स की, लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर की, और अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों में का काम ही नहीं होने देंगे महाराष्ट्र के अंदर, वो किस चीज का बदला था? क्योंकि वो महंगाई पर ट्वीट नहीं कर रहे थे इसलिए? देखिए, पहले बोला था नहीं बोला था? पहले तो मैं ये बता दूं कि धिक्कार उन लोगों पे होना चाहिए जिन्होंने 52 वर्ष तिरंगे का सम्मान नहीं किया। धिक्कार उन लोगों पर होना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर कि आप जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं ने यह नहीं कहा था कि इनके ट्वीट की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के आईटी सेल की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से षड्यंत्र नजर आ रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने इन पर प्रेशर डाला है। बीजेपी आईटी सेल के जरिए से कान को सीधा पकड़े हुए ट्वीट निकले थे, दो तीन लोगों के मिलते हुए बिल्कुल डुप्लीकेट ट्वीट निकले थे, उसके आधार पर कहा था कि बीजेपी के आईटी सेल की तहकीकात होनी चाहिए। दीदी की जांच कराने के मूड में हो आप लोग? की तहकीकात के लिए नहीं कहा था। आप अपने फैक्ट्स जरा करेक्ट करिए अमित जी। अमित जी, संबित पात्रा। अमित जी मैं फैक्ट करेक्ट कर देता हूं, और पूरा हिंदुस्तान इसे गूगल पे जाके देख सकता है। केरल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिन तेंदुलकर के पुतले के ऊपर काला स्याही फेंका था और पूरी तरह से कालिक लगा दी थी। ये तो केरल के कार्यकर्ता थे कांग्रेस पार्टी के ही, तो फैक्ट चेक कर लीजिए। लता मंगेशकर के लिए प्रेस, यूथ विंग के कांग्रेस के ही थे, लता मंगेशकर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा लता मंगेशकर इज नो मोर रेलिवेंट इन इंडिया टुडे। मियां खलीफा और रिहाना का तो समर्थन कर दिया, लता मंगेशकर को कहा ये तो रेलिवेंट नहीं है। और महाराष्ट्र में इनके खुद के अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि इन्होंने महंगाई पे ट्वीट नहीं किया है अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार, तो हम इनकी शूटिंग महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे और इनकी फिल्म को यहां रिलीज भी नहीं होने देंगे। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। आप देखिए कंगना रनावत ने जिस प्रकार से पूरे विषय को रखा, कंगना रनावत को हरामखोर तक कह दिया गया। समीत ठाकर करके एक साधारण व्यक्ति है जिसको कि आपने एक ट्वीट करने के लिए, पेंगुइन शब्द लिखने के लिए आपने उसको जेल में भेजा। 1 महीने के लिए बेचारा वो लड़का जेल में ही पिसता रहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़ा। आप यहां पर समझा रहे हैं घर तोड़ दिया एक एक्ट्रेस का। और अभी अभी जैसे अमीश जी ने बताया, रानी मुखर्जी, सलमान खान, अमिताभ बच्चन 2009, प्रियंका चोपड़ा 2011, संजय दत्त 2012, इनके खिलाफ आप लोगों ने रेड कराया था। उस समय तो हमने नहीं कहा था कि नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये सापरा साहब जवाब नहीं। अगर हमारे दौर के अंदर जो रेड हुई थी तो उसमें तथ्य निकले थे, आपके जैसे स्पेक्यूलेशन नहीं थी। यहां पर तो क्या होता है, रेड होती है लेजर अकाउंट को देख करके, कंपनियों के लेजर अकाउंट को। आजकल नरेंद्र मोदी के राज में ट्विटर अकाउंट को देख करके रेड हो रही है। समस्या यही है यहां पर कि आप इनको डराना चाहते हैं। जो किसान आंदोलन के साथ में जुड़ रहे हैं,
आप उनको डराना चाहते हैं कि भाई किसानों के साथ मत जुड़िए, नहीं तो आपके ऊपर रेड हो जाएगी। इस तरह का देश के अंदर ये लोकतंत्र नहीं, ये ठोकतंत्र है। आप लोकशाही नहीं, आप ठोकशाही को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये मात्र हम अभी नहीं देख रहे हैं, ये पिछले 6 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपने सीबीआई, ईडी, आईटी, इनको किस तरह से इनका वापर किया है। ये बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के एक मेंबर बन गए हैं। ये आपके चीयर लीडर्स आपने इनको बना दिया है। इसलिए हम लोग ये इस तरह की आवाज उठा रहे हैं कि आपका ये पक्षपात जो है ये ज्यादा नहीं चलेगा। अनुराग कश्यप, ये तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप किसके चीयर लीडर्स हैं? किसके? नहीं, एक सेकंड संबित पात्रा, ये तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप जी, ये दोनों महान आत्माएं, ये किसके चीयर लीडर्स हैं? क्या ये मोदी विरोधी गैंग के चीयर लीडर्स नहीं है? क्या ये मोदी विरोधी गैंग के चीयर लीडर्स नहीं है? है कि नहीं है? अपनी जान दे दी है। 6.5 साल के अंदर ये तस्लीम रेवानी दिन रात सुबह के 4 बजे भी अगर इनको उठाएंगे तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की 21,000 कमियां गिना देंगे। इन पर तो आईटी रेड अभी तक नहीं हुई है। साथ में संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं गया है। अमीश भाई, संबित पात्रा बोलिए। कितनी रेट डालेंगे भाई? एक सेकंड रमानी साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ। 26 ओके, संबित पात्रा बोलिए। पीएफआई के रेट डाले। अमीश क्या मिला? अमीश भाई, तो आप तो पीएफआई का प्रवक्ता है ही नहीं। आपने खुद ही कहा था पिछली बार की। नहीं, आदरणीय रहमानी जी को मैं कहना चाहूंगा, पिछली डिबेट में इन्होंने कहा मेरा तो कोई लेना देना पीएफआई से हुआ नहीं, तो पीएफआई से क्यों आप अपने आप को जोड़ रहे हैं? अब मैं विषय पे आता हूं, जो मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा। देखिए, कांग्रेस को लगता था और इनको परिवार को लगता था कि ये भ्रष्टाचार करना और इनके चीयर लीडर्स भ्रष्टाचार करेंगे और इनको एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होगा साहब। अब ये समय बदल चुका है। ये आधे लोग सब बेल पे बाहर, ये चिल्लाएंगे। आपने हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई चोर देखा है जो चोर कहता है कि मैं चोर हूं जी, अच्छी बात है, मेरे घर में रेड हुआ? सारे चोर कहते हैं मैं तो बड़ा अच्छा था जी, मेरे घर में तो वेंडिटा से रेड हो गया है, मैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। बेकार की ये सरकार बदमाश है, ये आईटी डिपार्टमेंट। किसी को आपने किसी चोर या डकैत को सुना है वो कहता है कि हाँ अच्छा किया, आईटी डिपार्टमेंट ने रेड डाला, अच्छा? ये सब चोर तो ऐसे ही बोलेंगे, ये चिंता करने का विषय नहीं है। इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के दलाल हैं। सापरा साहब, अंग्रेज के सबसे बड़े दलाल सोनिया जी, एंटोनियो माइनो के पिताश्री स्टीफेनो माइनो थे। वो आप याद करिए किस प्रकार से हिटलर और मुसोलिनी के लिए स्पाइंग का काम करते थे और वो जेल में थे रशिया में। नहीं, आप उत्तर दे दीजिएगा, मगर आइंदा हमें दलाल मत कहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दलाल कंपनी एंटोनियो माइनो एंड माइनो दलाल कंपनी। आपको पता नहीं है इटली में उसका नाम क्या है? इटली में नाम है MMDC, माइनो एंड माइनो दलाल कंपनी, एंटोनियो माइनो एंड स्टीफेनो माइनो दलाल कंपनी। ठीक है, इसलिए आगे से भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजों का दलाल मत कहिएगा। आप जानते हैं दलाल कौन है? सापरा साहब 30 सेकंड में जवाब, फिर मैं तस्लीम रहमानी और किसान नेताओं का रुख करता हूं। बोलिए सापरा साहब। देखिए, मैं इनको इतना कहना चाहता हूं कि बारिश में नाचने से कोई कौवा मोर नहीं हो जाता, दाढ़ी बढ़ाने से कोई टागोर नहीं हो जाता। ये जो नौटंकी चल रही है ना, ये सारी दुनिया जान रही है कि आप किस तरह की बातें और आपका इतिहास भी दुनिया जानती है कि आप लोगों ने अंग्रेजों के साथ में क्या क्या किया है, किस तरह से चिट्ठियां लिखी है, ये सारी दुनिया जानती है। ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और आप जितनी चीजें दिखा रहे थे उसके कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अरे सापरा भाई, ये आपको समझना पड़ेगा, ये जनता समझ रही है। बात करिए देश की महंगाई की, बात करिए देश में बेरोजगारी की, देश में बात करिए कि अर्थव्यवस्था किस तरह से सुधारनी है। आप इन चीजों पर तो बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे उन चीजों पर जिसके आपके पास में उत्तर नहीं है। इतने सवाल पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा था। सुबह से हाय तपसी, हाय पन्नू, हाय पन्नू, ये हम कर रहे थे क्या? इसलिए आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं। सुबह से हाय तपसी कर रहे थे, आप बोल रहे हैं तपसी की बात क्यों कर रहे हो?
अब कैसे नहीं, सुबह से किसने तापसी लगाया हुआ था? अब सीट से उछल रहे हो। सुबह से तापसी, हाय हमारी तापसी, हाय पन्नू, हाय अनुराग, ये तो आप कर रहे थे। अब बोल रहे पेट्रोल पे बात करो, डीजल पे बात करो, तापसी पे बात मत करो, इसीलिए उछल रहे हो, बात मत करो, इसीलिए उछल रहे हो। आपके पास में और किसने कहा था आपकी सरकार को जो करना है वो कर सकती है। आप दबाव तंत्र जो है, दबाव तंत्र अपना सकते हैं, यही आप करते आए हैं। ठीक है, दबाव तंत्र अपनाया जा रहा है। तस्लीम रेवानी लोकतंत्र पर ये दुनिया देख रही है। तस्लीम रेवानी, सबसे पहले तो बधाई आपको, आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव जो होने जा रहे हैं केरल के अंदर, वो उसको आप लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपको उसकी बधाई और शुभकामनाएं भी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि जो विरोध में होता है उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ये तो विरोध में लगातार ही है तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, ये तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तभी से विरोध में है। नहीं, कार्रवाई इसीलिए हो रही है कि 6.5 साल से कोई तारीफ की नहीं है, विरोध में ही है। अच्छा, और किसानों के साथ भी खड़े, और इससे पहले इस टाइप के जितने हुए सब इसीलिए हो रही है। वरना मुझे ये बताइए कि एक कंपनी जो बीजेपी के उस वक्त के प्रेसिडेंट और आज के होम मिनिस्टर साहब के बेटे की कंपनी 80 लाख रुपए से बढ़ के 146 करोड़ तक पहुंच जाती है। कहानी निकली वो 2014 में कहानी फर्जी निकली। कोर्ट को ऑर्डर पढ़ लीजिए रेवानी साहब, उस कहानी पे बात करने से पहले कोर्ट को ऑर्डर पढ़ लीजिए। वो कहानी फर्जी निकली, जिसने वो कहानी लिखी थी, जिसने वो कहानी बनाई थी, वो कहानी फर्जी निकली। मुझे लगता है कि बैंक लोन कैसे मिल गए उसकी जांच भी नहीं होती, तो आखिर चूंकि वो होम मिनिस्टर के बेटे हैं तो उनकी जांच नहीं होगी। और जो विरोध के स्वर उठेंगे, आप बताइए जितने लोग हैं, जो पूरी लिस्ट आपने गिनाई है, ये सारे विरोधी है ना, जिनके घरों पर ईडी, आईटी और आपके इनकम टैक्स और सीबीआई और सीआईडी ये सब जा रहे हैं। ये किसके जा रहे हैं? पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। 6.5 साल से आपने चिदम्बरम साहब को अरेस्ट किया था, उसके बाद क्या निकला? बेल पे आ गए, क्या पाया आपने सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर को क्रिमिनल ऑफेंस में गिरफ्तार करने के बाद, बिल्कुल आपकी बात सही है, बेल पर वो बाहर है, बरी तो नहीं हुए, लेकिन संबित पात्रा जवाब गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तमाम पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के खाते तक बंद कर दिया आपने, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये विरोध की कार्रवाई नहीं है। खाता बंद करने की भी आपको तकलीफ है। सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पोस्टर लगा दिए, उनके बुलडोजर चला दिए आपने। आजम खान को अपना दर्द बाहर आ रहा है कि खाते बंद करके पैसे नहीं आ रहे, अब जेल में डाल रखा है। ये विरोध नहीं है तो क्या है? नहीं तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं उनके खाते खोल दिए जाए जो भारत के अंदर द्वेष पैदा कर रहे हैं, जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, लोगों के एमनेस्टी जैसों के खाते खोल दिए जाए। आप ये चाहते हैं जो भारत के लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं, जो भारत में विकास नहीं होना देना चाहते हैं, कहीं बांध बने, कहीं पुल बने, कहीं को डेवलपमेंट का काम हो तो वो भारत के विरोध में काम करने लग जाते हैं। नहीं, आप बताइए, दिशा वो वही लोग हैं जो ये वही लोग हैं जिस दिन दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो कहते हैं देखिए पराली जला रहे हैं, लेकिन जब किसान यूनियन कहती है कि पराली जलाने पे फाइन ना लगाया जाए तो वो उसके साथ भी खड़े होते हैं। बम तबलीगी जमात को तस्लीम रेवानी, सच सुनिए क्या है रेवानी साहब, आदरपूर्वक रेवानी साहब मेरी बात को सुनिए, 20 सेकंड दीजिए ना मुझे। रेवानी साहब 20 सेकंड दीजिए मुझे मेरे कार्यक्रम के अंदर। आदरपूर्वक मैं कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जो कहते हैं पराली नहीं जलनी चाहिए जब दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ जाता है, दिल्ली और पूरे उत्तर भारत के अंदर। लेकिन ये वही लोग हैं, किसान यूनियन के लोग, जो कहते हैं कि पराली जलाने पर फाइन नहीं लगना चाहिए जब किसानों का आंदोलन होता है। अब दोनों बातें कैसे हो सकती हैं जी? एक ही बात होगी ना। पुराने लोग कहते थे कि जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा आंदोलन होता है वैसी कहानी बना लेते हैं। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं, क्या आपकी सरकार जितने विरोधी हैं उनको जेल में ठांस देगी, उनके ऊपर कार्रवाई कर देगी जिसमें विरोध के स्वर ना खड़े हो सके? देखिए अमीश जी, रोज 7 बजे आपका खाते बंद कर देंगे आप लोग। रोज ये हमारे भाई नहीं रोज 7 बजे हमारे, अब थोड़ी सी अभिव्यक्ति आज़ादी मेरी भी है, सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर रोज 7 बजे आप आर पार का प्रसिद्ध डिबेट करते हैं। रहमानी भाई अल्टरनेट डे में आते हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता होते हैं, मतलब पानी पी पी के मोदी जी को कोसते हैं। किसको जेल में डाल दिया जी?
मोदी जी को चोर कहते हैं, मोदी जी को कॉकरोच कहते हैं, वायरस कहते हैं, खून की दलाली कहते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। सुबह से शाम तक तो गाली देते रहते हैं। और तो और मोदी जी के मां तक को छोड़ा नहीं गया। आप देखिए, किसान आंदोलन के नाम पे तथाकथित किसान नेता ने जिस प्रकार की गाली कल बीबीसी हिंदी में मोदी जी की मां को दिया है, मैं तो कहता हूं ये शब्द सुने नहीं जा सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ये तो देश में बड़ा खराब हो रहा है। देखिए, इनको उत्तर देते देते हमारा गला खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। आप रहमानी जी से पूछिए, क्या ये उमर खालिद को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या ये मानते हैं कि याकूब मेमन को फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या ये कहेंगे अफजल गुरु आतंकवादी है? ये नहीं कहेंगे अफजल गुरु आतंकवादी है। जो व्यक्ति अफजल गुरु को ही आतंकवादी नहीं मानता है, आप बताइए अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है? आप बोल दीजिए, रहमानी साहब बोल दीजिए ना। अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। नहीं, आप दो चीजें क्लब कर रहे हैं संबित पात्रा जी। आप अफजल गुरु और याकूब मेमन को उमर खालिद से नहीं जोड़ सकते। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो और उमर खालिद का जहां तक ताल्लुक है, उमर खालिद हो, सफूरा जरगर हो, मीरान हैदर हो, जितने लोग हैं ये बोलेंगे ही नहीं। प्रोटेस्टर है। आप इनको अगर देशद्रोही कहेंगे तो कल कोर्ट आपकी बात को रद्द कर देगा। अफजल गुरु प्रोटेस्टर नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल उनको अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है, ये तो बताइए। अफजल गुरु जिसको कोर्ट एक वर्डिक्ट दे चुका है, उसको अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है? न आप अफजल गुरु को आतंकवादी मानते हैं ना? मानते हैं ना? अच्छी बात होगी। आप उमर खालिद से उसको नहीं जोड़ सकते, पहले ये तय कीजिए। आप उमर खालिद और अफजल गुरु को एक कैटेगरी में हमने अलग कर दिया। चलिए, हमने अलग कर दिया। अलग करके मैं पूछ रहा, हमने अलग कर दिया भाई साहब, और अलग करके पूछ रहे हैं अफजल गुरु आतंकवादी है या रखेंगे? आप सुधा जैन को आप एक कैटेगरी में रखेंगे? अफजल गुरु आतंकवादी है या नहीं है? देखिए, ये व्यक्ति अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानता है, ये बोलेंगे ये तो कोर्ट का जजमेंट आप उठा के पढ़िए तो पता चल जाएगा आपको अफजल गुरु के बारे में। आप बताइए, आप कमाल है, अफजल गुरु को आतंकवादी नहीं मानेंगे। बता दीजिए मुझे, असीमानंद आतंकवादी है कि नहीं है? उनसे हम क्या बहस करेंगे? असीमानंद आतंकवादी है कि नहीं है? अफजल गुरु आतंकवादी आतंकवादी है कि नहीं है? आप बताइए। को नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे आप बताइए। हम एंटी इंडियन लोगों के साथ बहस नहीं करते। ठीक है, हम देशद्रोहियों के साथ बहस नहीं करते। चौधरी साहब, मैं देशद्रोहियों के मुंह नहीं लगता हूं। देशद्रोहियों के मुंह नहीं लगता हूं। आप आतंकवादियों को लेकर पार्लियामेंट में चौधरी साहब नहीं लगता। मैं गद्दारों के मुंह नहीं लगता। और चौधरी वीरेंद्र सिंह, ठीक है, गद्दारों को अलग रखिए। नहीं, आप मैं गद्दारों से ओके, चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह साहब, आपके नाम पर बड़े सारे बिल फाड़े जा रहे हैं। से मुंह नहीं लगता। चौधरी वीरेंद्र सिंह, किसानों के नाम पर बड़े सारे इस देश में बिल फाड़े जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, तापसी पन्नू की फिल्म आप भी देखते हैं कि नहीं देखते? चौधरी साहब। अमीश देवगन जी, तापसी पन्नू का फैन मैं भी हूं। मैंने 2 पिक्चर देखी थी जो टेररिज्म के अगेंस्ट बनी थी, जिसमें ये इंटेलिजेंस अफसर का रोल कर रही थी। चलिए, वहां तक तो ठीक था मामला। अब वो 350 करोड़ सुने। देखो जी, मैं तो गांव का आदमी, मुझे भी था 350 करोड़ में क्या जीरो लगे हैंगी। ये तो पढ़े लिखे आदमी का काम है, मैं तो इस बात को जानता नहीं। लेकिन जो मैं समझता हूं, भीमा कोरेगांव, धारा 370 कश्मीर की, उसके बाद सीएए, अब ये किसानों का ये सारे लोग जो हैं सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये कौन सा इनका रिकॉर्ड लग रहा है? ये तो बताओ, ये सब खिलाफ क्यों जा रहे हैं? ये तो आपके नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है। आपकी बात किसान की बात करते हैं, इसीलिए किसानों का कार्रवाई हो रही है। कोरेगांव का नाम ले दो, धारा 370 की खिलाफत करो, सीए का समर्थन करो, जिससे कल को तुम पे रेड हो तो इम्यूनिटी मिल सके कि साहब मेरे पे तो रेड इसलिए हो रही, ये विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। ये जानबूझ के देश का पैसा चोरी कर रहे हैं। हम एक बात बताएं आपको अमीश जी, अफसोस हुआ है इस बात का कि देश का विरोध, मतलब कुछ मोदी का विरोध करने के नाम पे भारत का विरोध होने लगा। अगर कोई पाकिस्तान समर्थन दे दे इनके किसान आंदोलन को, तो फिर ये क्या कहेंगे फौज को, गोली मत चलाना। कोई और वे आतंकवादी समर्थन दे दे, इन्हें कुछ मत कहना। पत्थरबाज समर्थन दे दे, पत्थरबाजों को कुछ मत कहना। कोई और देश का दुश्मन आके समर्थन दे दे किसान आंदोलन की आड़ में क्या चाह रहे हैं ये? जी ये बता दो, हम जवाब ले लेते हैं। इनका इरादा क्या है किसान आंदोलन की आड़ में? चौधरी साहब, चौधरी वीरेंद्र जी, आपने अपनी बात को बोला। चौधरी, मैं आपको रोकता हूं। पुष्पेंद्र जी, मैं आपको रोकता हूं। चौधरी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, 40 सेकंड में वापस आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, आप मुझे बताइए, ये किसान आंदोलन चल रहा है या पैरेलल सरकार आप लोग चला रहे हैं? कोई जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई करेगी और वहां से किसानों के संगठन ऐलान करेंगे ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए तो जांच नहीं होगी? आप मुझे बताइए, आपकी डिमांड थी किसान कानूनों को लेकर,
लेकिन अब आपकी डिमांड हो रही है आईटी रेड नहीं होनी चाहिए। पैरेलल सरकार चलाने की बात है क्या? आप लोग चुनावों में कह रहे हैं कि हम लोग चाहेंगे, हम बंगाल जाएंगे ममता बनर्जी का साथ देने के लिए, तो खुल के एक पार्टी बनाइए और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़िए। ये क्या किसान आंदोलन का बहाना बना रखा है आपने? और पैरेलल सरकार तो नहीं है किसान आंदोलन, देश में सिस्टम है, उस सिस्टम से काम होगा। चौधरी साहब, पुष्पेंद्र जी बोलिए आप। मेरा ये कहना है कि मैं 2-3 मुद्दे पहले उठा देता हूं। अभी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है। मैंने सवाल आपसे जो पूछा, क्या किसान आंदोलन पैरेलल सरकार है, क्या सिस्टम फॉलो होंगे नहीं होंगे? जवाब उसी के संदर्भ में प्लीज बोलिए। हाँ, बिल्कुल फॉलो होने चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के विषय में क्या, इन्हें तो शांत कराओ। इन्हें बीमारी है, जब मैं बोलता हूं तो ये जरूर बोलते हैं, इसीलिए उठाते हो इनको। बोलिए अपनी बात को रखिए। पहले इनको तो शांत करो। वीरेंद्र चौधरी की आवाज डाउन है, अब अपनी बात को बोलिए। मेरा ये कहना है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज है, सिविल लिबर्टीज हैं, जो है वो निश्चित रूप से देश में उसके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। और इन्होंने बिल्कुल बताया है कि जो सेडिशन का लॉ लगा देते हैं आप, देशद्रोह का कानून लगा देते हैं, उसमें 160% वृद्धि हुई है 2016 से 19 के बीच में। मैंने आपसे सवाल पूछा, किसान आंदोलन के नाम पर पैरेलल सरकार है, अब आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है। कौन सा इकोनॉमिस्ट, कौन सी रिपोर्ट? ना पढ़ी, ना देखी, ना लिखी। अरे भाई मैं बता रहा हूं, ना किसी ने पढ़ी, ना देखी, ना लिखी। कौन सी इकोनॉमिस्ट? ऐसी 32,000 मैगजीन्स है इस दुनिया के अंदर, किस मैगजीन को कोट करेंगे? अच्छा चलो, 32,000 ऐसी मैगजीन। इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड फेमस मैगजीन है, सब सारा देश जानता है। आपके लिए वर्ल्ड फेमस कुछ भी हो सकता है, आपके लिए वर्ल्ड फेमस कुछ भी हो सकता है। कई लोगों के लिए मियां खलीफा वर्ल्ड फेमस है, अरे कई लोगों के लिए मियां खलीफा वर्ल्ड फेमस है, लेकिन हमारे लिए लता दीदी वर्ल्ड फेमस है। फर्क क्या है सर? आपकी और हमारी सोच में फर्क है कि आपके लिए मियां खलीफा वर्ल्ड फेमस है, लेकिन यहाँ लता मंगेशकर हमारे लिए वर्ल्ड फेमस है। द डिफरेंस इज वेरी क्लियर। नहीं बोलने देना है तो बोलने तो देना है, लेकिन विषय पर बोलने देना है। अगर आप टेट टॉक करने आएंगे तो फिर दूसरा मंच लीजिए सर। मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसान आंदोलन पैरेलल सरकार है? मेरा बड़ा साधारण सवाल है, क्या सिस्टम नहीं फॉलो होने चाहिए? पुष्पेंद्र चौधरी बताइए, अगर आपके घर में कल अगर आपके घर में आप कोई गलत काम कर देते तो आप पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। वालों, मेरी आवाज डाउन कर देना, इनकी आवाज जाने दो, बोलने दो मुझे, इनको बोलने दो। बोलिए पुष्पेंद्र जी। इसमें साफ बताया है कि जो सेडिशन का लॉ आपने लगाया है उसमें 160% वृद्धि हुई है, लेकिन 3% ही उसमें कन्विक्शन है, यानी कि झूठा केस आप लोगों पे लगाते हो, अपने विरोधियों पे लगा देते हो। इससे यह साबित होता है। आज ही इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पे छपा है, आप पढ़ लेना। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेडिशन का लॉ जो आप लगा रहे हो, देशद्रोह का जो कानून आप लगाते हो, इसका मतलब ये सरकार से असहमति देशद्रोह नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो फ्रीडम इंडेक्स है जिसके विषय में चर्चा हो गई, उसमें मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। पहली बात, जो हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार वोट प्रभावित करने का है। 250 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 2 लाख आदमी वहां बैठे हुए हैं, लगभग 100 दिन बीत चुके हैं, सरकार के ऊपर कोई कान में जू नहीं रेंग रही है। हमारी वोट के बलबूते पे यहाँ बैठे थे, हम जाएंगे। पुष्पेंद्र जी, आप फिर चुनाव लड़िए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ टाल ठोक के कौन मना करता है? लोकतंत्र है। किसान आंदोलन की आड़ लेकर राजनीतिक काम करना किस हद तक जायज है? किसान आंदोलन के नाम पर किसी की आईटी रेड को रुकवाना ये किस हद तक जायज है? क्या ये बताइए ना, पैरेलल सरकार है क्या? किसान आंदोलन के नहीं बैठे थे, हम किस चीज का विरोध करेंगे, किस चीज का विरोध नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। उसके बारे में बता रहा हूं। उससे पहले आप कह रहे थे दिशा रवि भी छूट गई, दिशा रवि छूटी सुप्रीम कोर्ट। तो दिशा रवि को बेल मिली, क्या कहा? दिशा रवि को बेल मिली, कानून ने बेल दी ना। तो इसमें दिशा रवि को कानून ने बेल दी ना, क्या कहा? किसान आंदोलन कैसे बेल दे देगा? अरे भाई ना तो ये तथाकथित किसान आंदोलन थोड़ी बेल देगा, कानून ही बेल देगा ना। अमीश भाई एक सेंटेंस, भाई मेरा निवेदन है 50 मिनट में से मुझे आप 2 मिनट दे दिया करिए, फिर कुछ भी करेंगे। मैं आपको 2 मिनट दे चुका हूं, मैं आपको फिर 1 मिनट देता हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कानून, आप अपने आप बोले जा रहे हो, कानून चलेगा या फिर किसानों के तथाकथित आंदोलन की बात चलेगी? आपका प्रश्न सुन लिया मेरे भाई, 2 बार 3 बार सुन लिया मैंने। मेरा निवेदन यह है कि मुझे 1-1.5 मिनट दे दो मेरे भाई। 50 मिनट में से 1 मिनट का तो मेरा अधिकार है, सर बिल्कुल, 5 मिनट का अधिकार है, लेकिन 1-1.5 मिनट दे दो।
हाँ, मेरा निवेदन ये है कि आंदोलन करना हमारा अधिकार है। 250 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 2 लाख आदमी दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं। हमारी वोट के बलबूते पे ये दिल्ली में बैठे हैं, जिस दिल्ली में ये हमें घुसने नहीं देना चाहते। तो वोट प्रभावित करके वोट की चोट से इनका संहार करेंगे, ये हमें काटने का काम करेंगे, फिर भी हम बढ़ते चले जाएंगे। और 4 लाइनें मैं फैज अहमद फैज साहब की सुनाना जरूर चाहूंगा। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। तो हम लोग बढ़ते रहेंगे। ये कितना ही हमारे ऊपर पाइस, जो मैंने पहले भी कहा है, पुलिस, आईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, कितना ही हमारे ऊपर छोड़े हैं। बीजेपी के हम खिलाफ हटने वाले नहीं चुके हैं। और लास्ट पंक्ति, एक पंक्ति ये मैं कहना चाहता हूं कि भैया आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे करो ना गिरफ्तार। भैया मुझे गिरफ्तार करो सबसे पहले, मैं बैठा हूं आपकी तरह सामने बैठा हूं। क्या आप आप मुझे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, जालो जेल में, मैं डरने वाला नहीं हूं। किसान की आवाज उठाना चाह रहे हैं, गिरफ्तार हो गए तो हम देशद्रोह करते रहेंगे। ये जो जिसका फोटो इन्होंने पीछे लगा रखा, माननीय चौधरी साहब का फोटो पीछे लगा रखा कि हर तरह के आंदोलन के, हर तरह के इस तरह की बदतमीजी के खिलाफ थे, उसका फोटो पीछे लगा रखा है इन्होंने। कम से कम फोटो हटा दो जब बात करो। चौधरी चरण सिंह पुष्पेंद्र जी फोटो हटा के बात करो, चौधरी चरण सिंह की आत्मा को तंग ना करो। ये जो ये करना चाह रहे हैं ना, ऐसे नहीं बात बढ़ने की, ऐसा नहीं करो, इस तरह करो। अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है चौधरी साहब का फोटो हटा सके। तुम्हारा प्रधानमंत्री भी कहता है 5-5 बार चौधरी साहब का। कितना जोर है, पहले जमाना जब हुई थारी, फिर जमाना जब हो जाएगी, फिर अपना बैठियो। अरे सारे देश में चुनाव कराओ, बहाना लोगे, सारे देश में चुनाव कराओ, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली बात करते हो। सारे देश में तत्काल चुनाव कराओ, हम देख लेंगे तुम्हें। अरे सांस तो मिल रहा है, चुनाव करा लो, सारे देश में एक साथ करा लो, सारे देश में एक साथ करा लो, दूसरे के कंधे पे चाहिए और उनकी कीमत में चाहिए। चौधरी साहब तो वोट डालने में एक सेकंड देखिए, बातों में संबित पात्रा में आपको लेके आना चाहता हूं। बातों में बड़ी बात क्या गई चौधरी साहब बड़ी बात क्या गई कि पूरे देश में चुनाव करवा लो, यानी चुनी हुई सरकार को गिरा दो, देश को अस्थिर कर दो और देश में चुनाव करा दो। चौधरी साहब, चुनी हुई सरकार को आप कह रहे हैं बर्खास्त हो जाए या वो गिर जाए और देश में चुनाव करा दो। आप देश के पक्ष की बात कर रहे हैं। ये बात तो कांग्रेस भी नहीं कह रही, ये बात तो कांग्रेस भी नहीं कह रही। संबित पात्रा, इस सवाल का जवाब क्या है? देखिए, ये पहली बार नहीं कहा गया है। आप याद करिए, राकेश टिकैत जी ने भी यही कहा था और आपने इस विषय पे डिबेट किया था। ये एक तरह से पूरा का पूरा पॉलिटिकल माहौल बना रहे हैं और हम सब देख रहे हैं। गुजरात में भी जाके इन्होंने कैंपेनिंग करने की बात की थी, बंगाल में भी कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लोकतांत्रिक देश है, आप जरूर कैंपेनिंग करिए, मगर अवार्ड वापसी वाले भी ऐसे ही कहते थे 2014-15 में। याद करिए कि ये तख्ते ताज हम गिरा देंगे, ये हिंदुस्तान में हम परिवर्तन कर देंगे और फिर से राहुल गांधी को ले आएंगे। क्या हुआ? उनका भी हश्र आपने देखा है। देखिए, ये रह के ये जो तथाकथित लिबरल लोग हैं, कोट अनकोट लिबरल लोग हैं, इनको लगता है ये देश उनकी बपौती है, ये यहाँ भ्रष्टाचार करते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे और हम उनको सहते रहेंगे। आप देखिए, यहाँ सिविल लिबर्टी की बात होती है। कौन सी सिविल लिबर्टी जी? ये अमेरिका में बैठ के कोई एक 5 लोगों की कंपनी चलती है, वो सिविल लिबर्टी काहे की है? यहाँ पर एनजीओ आके यहाँ कन्वर्शन करती है, एनजीओ आके हिंदुस्तान का पैसा लूटती है। आप उस पर सख्ताई करो तो वहां पर सिविल लिबर्टी जो है ना, वो होता ना दानव का जो आत्मा रहता है, वो एक तोते के अंदर रहता था, उसी प्रकार इनकी आत्मा सब ये एनजीओ में रहती है। ये एनजीओ को आप यहां पर रोको तो वहां पर वो सिविल लिबर्टी वाले जो है वो बाहर रोना शुरू कर देते हैं कि भारत ऐसा हो गया, भारत खराब हो गया। भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे विश्व शक्ति बनेगा, ये सारे सिविल लिबर्टी वाले हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेंगे। हिंदुस्तानियों को एक होना है और इन लिबर्टी वालों से बच के रहना है। भैया, गड्ढे खोद रहा है, मैं युवाओं को रोजगार चौधरी साहब, आपकी अनुमति हो तो मैं एक सवाल पूछ लूं। काट दी है चौधरी साहब, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी अनुमति हो तो। पुष्पेंद्र जी, मेरे जवाब की अनुमति भी ले लो साथ में, जवाब देने की अनुमति सिर्फ 10 सेकंड लो। नहीं, वो सवाल मैं आपका जवाब ले लूंगा। पुष्पेंद्र जी, आपने पिछली बार जो कहा था उसी पे 10 सेकंड, ज्यादा नहीं। पुष्पेंद्र भाई, आपने कहा कि देखिए मुझे गिरफ्तार कर लो, मगर जो लोग किसान आंदोलन वाले हैं उनको क्यों, उनके ऊपर रेड क्यों हो रहा है? ये अनुराग कश्यप और ये तापसी पन्नू क्या किसानों को रिप्रेजेंट करती है?
आप ऐसा बोल के तो किसानों पर ज्यादती कर रहे हो। कितनी जमीन है तापसी पन्नू के पास और कौन सी खेती करती है तापसी पन्नू? कितनी जमीन है अनुराग कश्यप के पास और ये किसान कब से बन गए? देखिए, आप लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा, तापसी पन्नू, ये रिहाना को जब से किसान बनाया है, लोग आज हंस रहे हैं। हाँ, आप बोलिए साहब, बोलिए। अब 10 सेकंड हो गए। मेरा कहना यह है कि जो भी इस देश में कानून के विरुद्ध काम करेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई तो करो, लेकिन उसकी कन्विक्शन रेट 3% क्यों है? यानी आप 100 को पकड़ते हो और 3 लोग ही कन्विक्ट कर पाते हो, यानी कि आप गलत लोगों को पकड़ते हो। यह साबित हो रहा है, यह सेडिशन के लॉ से साबित हो रहा है कि आप केवल तंग करने के लिए लोगों को पकड़ते हो। ये पैनल में जितने बैठे हैं, अमीश देवगन समेत सबको पकड़ लो, मुझे भी पकड़ लो, 10 साल बाद छूट जाएंगे। क्या फायदा, क्या नुकसान है? छूट जाएंगे, कोर्ट बरी कर देगा। ये आपका स्टैंडर्ड आर्गुमेंट है। कोर्ट बरी कर देगा, उनका दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुष्पेंद्र जी, जवाब 3 आदमी। वहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बोलना चाह रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह को पहले बोलने देता हूं मैं। चौधरी जी बोलिए। चौधरी जी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं मुझे भी पकड़ लीजिए। अमीश जी ऐसा है, ये जो किसानों के नाम पे ड्रामा है, मेरा बार-बार पुष्पेंद्र जी अब आप शांत हो जाइए। खराब हो रही। अरे गांव की एक लड़की कुछ कर दे, पूरा गांव बदनाम हो जा। ये एक समाज को बदनाम कर रहे हैं, एक बिरादरी को बदनाम करवा रहे। इन्हें हटाओ यहां से और असली किसानों से बात करो। ये डेडलॉक एक दिन में हल हो जाएगा। ये फर्जी किसान जब तक बैठे ये यहां नाटक करो जाएंगे। तापसी हरकू, इन्हें कश्यप हरकू, इन्हें कोई काम नहीं। किसान के नाम पे ये इनका होगी जमीन। संबित पात्रा जी ने कहा इनका कहां जमीन? इनका फार्म हाउस होगा जिसमें एंटरटेनमेंट का जुगाड़ हुआ है, जिसमें बहुत महंगी दारू हुआ है, जिसमें और बहुत से काम हुए हैं, वहां नशे भी हुए हैं, सब कुछ हुआ है। हमें माफ करवा दो। जी। हमारा समाज बदनाम हो रहा, किसान इस मुल्क में बदनाम हो रहा। किसान को जो है विलन बना दिया गया। ये जो बैठे हैं ना, और शाखा में जाके इन पे भी रेड करो, इन किसानों पे रेड करो, इनका पता लग जाएगा। कितने महीनों से डिबेट पे आ रहे हो? आपको किसी बीजेपी प्रवक्ता ने नहीं बोला कि आप आरएनडी के हो, आप कांग्रेस के हो, आप विपक्ष के हो। एक चौधरी वीरेंद्र सिंह आगे आप कह रहे वो बीजेपी को आरएसएस के हो। यही तो दिक्कत है। और फिर आप कहते हो कि हम टॉलरेंट हैं, हम सबकी बात को सुनते हैं। ये जो प्रॉपर्टी चौधरी वीरेंद्र सिंह को आपने बीजेपी आरएसएस का बना दिया, लेकिन आपको किसी ने नहीं बोला कि आप आरएनडी के हो, आप सपा के हो, आप कांग्रेस के हो। काम किसान का नहीं, इनका कुछ और काम है। एक बात बता दूं, अभी कांग्रेस की तो स्थिति ये हो गई है, कांग्रेस तो गुलाम नबी आजाद को भी बीजेपी का मान रही है, आनंद शर्मा को भी बीजेपी का मान रही है। गोदी मीडिया कहते ये कह रहे हैं कि हमारे नेता गोदी नेता हो गए। कांग्रेस की स्थिति तो ये हो गई आज की तारीख के अंदर। गोदी मीडिया शब्द आप सुनते होंगे, लेकिन सोचिए आज की तारीख में कांग्रेस को लगता है उनके कुछ नेता गोदी नेता हो चुके हैं। आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, ये सब लोग। ये तो G23 है ना, ये कहीं G24 ना हो जाए, दिक्कत ये है। और यहां पर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति जो आके अपनी बात रख रहा है। पुष्पेंद्र जी, आप मेरी चर्चा के अंदर कितने महीनों से आ रहे हो? एक बीजेपी के प्रवक्ता ने आपको बोला हो कि आप विपक्ष के किसान नेता है, बताइए मुझे आप। लेकिन एक व्यक्ति को जो अपनी बात रख रहा है, वो आपके पक्ष की बात नहीं रख रहा, उसको आपने आरएसएस बीजेपी का बना दिया। आपने पूरे देश को आरएसएस बीजेपी का बना दिया है, यही सब कर करके। इसलिए मुझे लगता है अपनी तर्कों में बारीकी लानी चाहिए। इस तरह के आरोपों से कुछ सिद्ध नहीं हो पाता। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। अगर बोलने की आजादी पुष्पेंद्र जी को है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी है, दोनों को है। लेकिन इस बोलने की आजादी का मतलब यह नहीं है कि पुष्पेंद्र चौधरी तो अपनी बात रखते रहे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह अपनी बात रखेंगे तो वो बीजेपी आरएसएस के हैं। ये जो बात मैंने आज कही है, ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं, ये गलत है कहना। और इसीलिए इस देश के अंदर आज की डेट के अंदर उन लोगों को गोदी मीडिया लगता है जो चश्मा सिर्फ एक लगाना चाहता, देख रहे हैं आर पार। और अब वक्त है निष्कर्ष का, और आज की बहस का निष्कर्ष यही है कि किसान आंदोलन शुरू हुआ था 3 बिलों को खारिज करने को लेकर, लेकिन किसान आंदोलन ऐसा लग रहा है अब कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और मोदी विरोध का एक अड्डा बन गया है, सरकार विरोध का एक अड्डा बन गया है।